मेरा नाम राहुल है। आज हम बात करने वाले हैं जून 2021 मंथली मैगजीन है ये, और हमने पहला लेक्चर कवर कर लिया इकोनॉमिक्स का, ये सेकंड लेक्चर है। तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलना। और यहाँ पे हम जो पहला न्यूज़ बात करने वाले हैं वो है माइक्रो फाइनेंस रेगुलेशन। आरबीआई ने प्रपोज करा नया रेगुलेटरी रिजीम जो कि माइक्रो फाइनेंस सेक्टर के लिए है। इसमें यूनिफॉर्म सेट ऑफ गाइडलाइंस आएंगी जो सारे टेंडर्स को होगी। माइक्रो फाइनेंस का क्या है मतलब, माइक्रो फाइनेंस एक फॉर्म ऑफ फाइनेंशियल सर्विस है जहाँ पे जो स्मॉल लोन होते हैं जो दिए जाते हैं और अदर फाइनेंशियल सर्विसेज मिलते हैं पुअर और लो इनकम हाउस होल्डर्स को, और ये इनेबल करते हैं बोरर्स को कि वो ले सकते हैं लोन ताकि वो पॉवर्टी से बाहर निकले। कैसे, इनकम जनरेटिंग एक्टिविटीज़ में काम करके। कोर क्या होता है इसका, पहला है लेंडिंग स्मॉल अमाउंट्स ऑफ लोन, सेकंड है बोरोअर को आपका लो इनकम ग्रुप में पे करता है, और यहाँ पे जो विदाउट कोलैटरल भी यहाँ पे लोन्स मिल जाते हैं। फोर्थ है फ्लेक्सिबल रीपेमेंट शेड्यूल्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया में कैसे डिलीवर होते हैं, एक तो पहला है शेड्यूल कमर्शियल बैंक जिसमें स्मॉल फाइनेंस बैंक्स भी आते हैं और रीजनल रूरल बैंक्स भी आते हैं। सेकेंड है कोऑपरेटिव बैंक्स, थर्ड है एनबीएफसी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, और फोर्थ है माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन जो रजिस्टर्ड होते हैं एनबीएफसीज। ठीक है। एवोल्यूशन ऑफ माइक्रो फाइनेंस, पहला जो है टॉप पॉइंट है वो है माइक्रो फाइनेंस जो ओरिजिनेट हुआ था बांग्लादेश में हुआ था, और ये इंस्टीट्यूशन था ग्रामीण बैंक 1983 में। इस मॉडल के अंडर वुमेन बोरो करती थी, कैसे वो ऑर्गेनाइज करती थी सेल्फ हेल्प ग्रुप में, और उनको मिलता था कुछ अमाउंट जो लैंड करता था इंस्टीट्यूशन किसी इंडिविजुअल ग्रुप रिक्वायरमेंट के हिसाब से। इज अक्रॉस द वर्ल्ड में जो माइक्रो फाइनेंस ओरिजिन हुआ था वो होता है एक्टिविटी ऑफ एनजीओस नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो कि लार्जली एड होती है या पार्टली एड होती है फॉरेन डोनर्स की वजह से जो लैंड करते हैं उनको। और यहाँ पे इंडियन एक्सपेरिमेंट है माइक्रो फाइनेंस का वो डिफरेंट है। इंडिया में जो पब्लिक बैंक्स नेटवर्क है विद देयर अनपैरेलल ज्योग्राफिकल स्प्रेड ज़्यादा है और फंक्शनल रीच करता है माइक्रो फाइनेंस का। इस एक्सपेरिमेंट में एक लिंक है एसएचजी, एनजीओ और बैंक्स का, तीनों का यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़रूरी है। एसएचजी जो फॉर्म हुआ था और नर्चर होता है एनजीओ की वजह से ओनली जब वो अकम्प्लिश होता है एक सर्टेन लेवल ऑफ मैच्योरिटी या टर्म्स में, तभी उनको इस मुकाम पे पहुंचते कि क्रेडिट मिलता है उनको। एसएचजी बैंक्स लिंकरेज प्रोग्राम ये 1992 में आया था इंडिया में, और ये मेटामॉर्फ्स हो गए लार्जेस्ट माइक्रो फाइनेंस मूवमेंट में, जहाँ पे फाइनेंस मिलता है 100 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप को, और उनको क्रेडिट आउटस्टैंडिंग मिलती है 1 लाख करोड़ से भी ज़्यादा। यहाँ पे माइक्रो फाइनेंस एक्सपेरिमेंट इंडिया में डिस्क्राइब है नाबार्ड के थ्रू, जो कि एक रिलेशनशिप बैंकिंग है रादर देन पैरेलल बैंकिंग एल्सवेयर इन द वर्ल्ड। ऑब्जेक्टिव की बात करें तो पहला है प्रमोट करता है फाइनेंशियल इंक्लूजन, सेकंड है इंक्रीज करता है ह्यूमन रिसोर्स प्रोडक्टिविटी, थर्ड है पॉवर्टी एलिवेशन, फोर्थ है इंप्रूवमेंट करता है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में, फिफ्थ है वुमेन एम्पावरमेंट, और सिक्स्थ है एसेट क्रिएशन। ओवरव्यू की बात करें तो यहाँ पे आप फाइनेंस एक्सपेरिमेंट जो इंडिया में होता है वो डिस्क्राइब होता है नाबार्ड के थ्रू, एक रिलेशनशिप है बैंकिंग का रादर देन जो पैरेलल बैंकिंग होती है अक्रॉस द वर्ल्ड। इसके अलावा अगर बात करें ओवरव्यू और बैकग्राउंड की तो माइक्रो फाइनेंस सेक्टर विटनेस करा है फिनोमिनल ग्रोथ 20 सालों में इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ इंस्टीट्यूशन जो प्रोवाइड करती है माइक्रो फाइनेंस और क्वांटम ऑफ क्रेडिट अवेलेबल जो होता है माइक्रो फाइनेंस कस्टमर्स को। करंटली वो सर्व करता है 102 मिलियन अकाउंट्स को जिसकी पुअर पॉपुलेशन होती है इंडिया में। हाउएवर जो सेक्टर ग्रो होता है उसका सर्टन इनएडिक्वेसीज होती है, फेलियर्स होते हैं जो कि अपेरेंट बन जाते हैं और क्यूमुलेट करते हैं आंध्र प्रदेश माइक्रो फाइनेंस क्राइसिस में 2010 में। ये क्राइसिस एट्रीब्यूट करते हैं इरेशनल एक्सुबरेंस सम एमएफआई का, जो कि ईगरनेस दिखाती है बिजनेस की ग्रो करने की, और एक क्या कहते हैं कन्वेंशनल विजडम देते हैं और गुड प्रैक्टिसेस देते हैं, जैसे ड्यू डिलिजेंस होती है लेंडिंग में और एथिकल रिकवरी प्रैक्टिसेस होते हैं। इसके अलावा आरबीआई ने कॉन्स्टिट्यूट करा है YH मालेगम कमेटी जो इस इशू को देखती है और कंसर्न एमएफआई में देखती है सेक्टर में।
इसके अलावा यहाँ पे रिकमेंडेशन जो मालेगांव कमेटी का था, आरबीआई ने इंट्रोड्यूस करा एक कॉम्प्रिहेंसिव रेगुलेटरी फ्रेमवर्क जो एनबीएफसीज का होता है, एनएफआई का होता है, एमएफआई का 2011 में। एनबीएफसीज और एनएफआई जो है डिफाइंड है एज अ नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसीज। यहाँ पे मिनिमम नेटवर्थ जो होती है 5 करोड़ की होती है, 2 करोड़ एनबीएफसीज की होती है, एमएफआई का रजिस्टर्ड होती है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में। इसके अलावा मिनिमम 85% होता है नेट एसेट का, एसेट जो अदर देन कैश होती है और बैंक बैलेंस और मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट जो होती है वो क्वान्टिफाइड एसेट की होती है। इसके अलावा जो कॉम्प्रिहेंसिव रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है वो एप्लीकेबल है एनबीएफसीज में, जहाँ पे अगर बात करें लेंडर्स की, वो कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं 75% शेयर उनका होता है माइक्रो फाइनेंस पोर्टफोलियो में, जो कि सब्जेक्ट नहीं होता सिमिलर रेगुलेटरी कंडीशन में। आरबीआई एक प्रपोज कर रहा है न्यू सेट ऑफ यूनिफॉर्म जो कि रेगुलेट होते हैं रेगुलेटेड एंटिटीज़ आरबीआई जो ऑपरेट करता है माइक्रो फाइनेंस सेक्टर में। रेगुलेशन की बात करें एमएफआई की, तो यहाँ पे पैरामीटर्स कुछ है। तो पहला है एग्जिस्टिंग रेगुलेटरी फ्रेमवर्क जो एनबीएफसी जो एमएफआई का होता है, और जो प्रपोज चेंजेस है रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में। पहला है डेफिनेशन ऑफ माइक्रो फाइनेंस बोरोअर्स। यहाँ पे एक माइक्रो फाइनेंस बोरोअर जो आइडेंटिफाइड होता है, एनुअल हाउस होल्ड इनकम जो है एक्सीड नहीं करती 1,25,000 रूरल की और 2 लाख अर्बन और सेमी अर्बन एरियाज़ की। प्रपोज चेंजेस क्या है, यहाँ पे कुछ क्राइटेरिया है जो एक्सटेंड होता है आरई का, वो प्रपोज होता है कॉमन डेफिनेशन। और आरई जितने भी बोर्ड अप्रूव्ड पॉलिसी होती है इनोमरेट करती है फैक्टर्स जो कंसिडर करती है असेसमेंट ऑफ हाउस होल्ड इनकम। सेकेंड पॉइंट की बात करूँ तो लिमिट्स जो आती है हाउस होल्ड इंडेप्टनेस, टोटल इंडेप्टनेस जो होती है बोरोअर्स का वो एक्सीड नहीं करती 1,25,000, और ये एक्सक्लूड करते हैं लोन फॉर एजुकेशन एंड मेडिकल एक्सपेंसेस। इसके अलावा जो पॉइंट है प्रपोज चेंजेस इन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, यहाँ पे लिंक जो रहता है लोन अमाउंट का वो हाउस होल्ड इनकम का रहता है, और ये रहता है डेप्ट इनकम रेशियो में। इसके हिसाब से जितने भी लैंडिंग इंस्टीट्यूशन है उनको इंश्योर होता है कि वो EMI जो एक हाउस होल्ड को पे करनी पड़ती है वो एक्सीड ना करे 50% ऑफ इट्स इनकम। नेचर ऑफ लोन की बात करें तो यहाँ पे पहला है कोलैटरल फ्री लोन्स मिलते हैं जो किसी भी प्री पेमेंट पेनल्टी के होते हैं, और यहाँ पे आपका प्रपोज चेंजेस जो है रेगुलेटरी में वो है कोलैटरल फ्री नेचर होगा माइक्रो फाइनेंस लोन का, जो कि एक्सटेंड होगा आरई को। लास्ट जो पॉइंट है, सेकेंड लास्ट इसका जो है पॉइंट वो है आपका लिमिट्स जो होते हैं नंबर ऑफ लोन्स पे, और लोन अमाउंट जो होता है और वो टेन्योर कितना होगा। तो लोन अमाउंट का जो लिमिट है वो 1,25,000 है, 75,000 होगा फर्स्ट साइकिल में, और ये एक्सक्लूड करेंगे लोन जो एजुकेशन पे और मेडिकल एक्सपेंसेस पे है। मिनिमम टेन्योर 24 महीने का होता है जो कि लोन दिखाता है 30,000 का। यहाँ पे ज़्यादा एनबीएफसी एमएफआई नहीं आता जो सेम बोरोअर पे आता है। मिनिमम 50% जो लोन्स है वो दिया जाता है इनकम जनरेटेड एक्टिविटीज़ को, जितने भी लिमिट है वो विड्रॉ होती है। इसके अलावा रिपेमेंट पीरियोडिसिटी जो है यहाँ पे माइक्रो फाइनेंस बोरोअर्स जो है एनबीएफसीज की एमएफआई की वो परमिट है कि वो रिपे करें वीकली या फोर्टनाइटली या मंथली इंस्टॉलमेंट में। जो प्रपोज्ड में है उसमें आरई जो है एक बोर्ड होगा जो अप्रूव करेगा पॉलिसी, प्रोवाइड करेगा फ्लेक्सिबिलिटी रिपेमेंट पीरियोडिसिटी, और ये माइक्रो फाइनेंस बोरोअर्स हैं वो रिक्वायरमेंट के हिसाब से होंगे। इसके अलावा प्राइसिंग बात करें, प्राइसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो मैक्सिमम इंटरेस्ट चार्ज जो होता है एनबीएफसी एमएफआई का वो लो होगा, जो कॉस्ट ऑफ फंड है प्लस मार्जिन का जो 10% का है एमएफआई का, उसमें लोन पोर्टफोलियो होगा 100 करोड़ का और उससे भी ज़्यादा हो सकता है, 12% होगा अदर्स के लिए। एवरेज बेस रेट जो है 5 लार्जेस्ट कमर्शियल बैंक का वो एसेट मल्टीप्लाई होगा 2.75 पे। नो सीलिंग प्रिस्क्राइब फॉर द इंटरेस्ट रेट ऑफ एनबीएफसीज एमएफआई, जो बोर्ड है हर एनबीएफसीज एमएफआई का वो अडॉप्ट करता है एक इंटरेस्ट रेट मॉडल, देखता है अकाउंट रिलेवेंट फैक्टर्स पे, जैसे कॉस्ट ऑफ मार्जिन हो गया, रिस्क प्रीमियम हो गया, डिटरमिन करता है रेट ऑफ इंटरेस्ट जो कि चार्ज होगा लोन्स और एडवांसेस। एनबीएफसीज एमएफआई जो है वो गाइड होगा फेयर प्रैक्टिसेस कोड और इंश्योर करता है डिस्क्लोज और ट्रांसपेरेंसी जो इंटरेस्ट रेट पे होती है। इसके अलावा एक्सेप्शन क्या है यहाँ पे, एग्जम्पशंस जो नॉन फॉर प्रॉफिट होता है एग्जम्पशन में आता है पहला आपका नॉन फॉर प्रॉफिट कंपनीज में कि यहाँ पे रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट जो है वो नॉन फॉर प्रॉफिट माइक्रो फाइनेंस कंपनी जो रजिस्टर्ड होती है सेक्शन 25 ऑफ द कंपनीज एक्ट 1957
सॉरी 56 और सेक्शन 8 कंपनीज एक्ट 2013 का। यहाँ पे ये इंगेज होंगे प्रोवाइडिंग क्रेडिट जो कि एक्सीड नहीं करेंगे 50,000 किसी बिजनेस एंटरप्राइज के लिए, और 1,25,000 मीट करता है कॉस्ट ऑफ ड्वेलिंग यूनिट जो किसी भी पुअर पर्सन के लिए होता है। लास्ट पॉइंट है नॉट एक्सेप्ट करता है पब्लिक डिपॉजिट। नेक्स्ट है एग्जाम्पशन जो होता है आपका जो नॉन फॉर प्रॉफिट पे रहता है माइक्रो फाइनेंस कंपनीज, इसमें एंगेजमेंट होती है, प्रोवाइड करता है कोलैटरल फ्री लोन्स जो हाउस होल्ड सेक्टर पे होता है विद एनुअल हाउस होल्ड इनकम होती है 1,25,000 से लेकर 2 लाख तक की, जो रूरल और अर्बन सेमी अर्बन में आता है। EMI लोन की एक्सीड नहीं करती 50% जो हाउस होल्ड इनकम का होता है, और यहाँ पे एसेट साइड जो होता है वो लेस देन 100 करोड़ का होता है। इसके अलावा यहाँ पे एक नीड है कि रिव्यू करना पड़ेगा करंट रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। जो इमर्जिंग डायनामिक्स है माइक्रो फाइनेंस सेक्टर में, उनका जो कंसर्न है कस्टमर प्रोटेक्शन सेल कॉल पे रिव्यू करता है रेगुलेशन, और बड़े सारे रेगुलेटेड एंटिटीज़ को जो इंगेज है माइक्रो फाइनेंस परस्यू करता है गोल जो कस्टमर प्रोटेक्शन का होता है, और ये वेल कैलिब्रेटेड होता है, हार्मोनाइज सेटअप होता है। यहाँ पे पहला पॉइंट है यहाँ पे ओवर इनडेप्टनेस बोरोअर्स का होता है, करंट रेगुलेशन परमिट नहीं करता मोर देन 2 NBFC MFI को लैंड करने के लिए सेम बोरोअर को जो उनको स्पेस देता है अदर लैंडर्स को। इसकी वजह से स्मॉल जो बोरोअर्स हैं वो बढ़ रहे हैं और उनकी जो एबिलिटी है वो मल्टीप्लाई जो लोन्स है वो हो रहे हैं सेवरल लैंडर से, जिसकी वजह से इनडेप्टनेस और बढ़ रहा है, जिसकी वजह से सिचुएशन और दिक्कत आ रही है। रिकमेंडेशन ये है कि लिंकिंग करना चाहिए लोन अमाउंट को हाउस होल्ड इनकम पे इन टर्म्स ऑफ डेप्थ इनकम रेशियो, जो कि इंश्योर करता है हाउस होल्ड स्ट्रेन नहीं होगा यहाँ पे। सेकेंड पॉइंट है क्रिएट करना चाहिए लेवल प्लेइंग फील्ड। प्रिवेलिंग रेगुलेशन जो इंटरेस्ट रेट सीलिंग पे है उनको ध्यान में रखते हुए इंटरेस्ट रेट एक हायर लेवल पे रखना चाहिए NBFC MFI को। इसकी वजह से लैंडिंग रेट जो बैंक से है वो अराउंड सीलिंग रेट पे आ गया, डिस्पाइट कंपेरेटिवली लो कॉस्ट ऑफ फंड है। अल्टीमेटली जो बोरर है वो डिप्राइव होते हैं बेनिफिट के, और यहाँ पे कंपटीशन एनहांस होता है और इकोनॉमी स्केल होती है। प्रपोजल क्या है कि हमें रिमूव करना चाहिए कैप जो इंटरेस्ट रेट पे आता है NBFCs में, और इनेबल करना चाहिए मार्केट मैकेनिज्म ताकि वो इंटरेस्ट रेट को डाउन लाए और माइक्रो फाइनेंस सेक्टर और एम्पावर करे बोरोअर्स को कि वो इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले और इन्हांस करे प्रिवेलेंट मैकेनिज्म जो ट्रांसपेरेंसी और लोन प्राइसिंग पे है। इसके अलावा हमें इंक्रीज करना चाहिए एक्सेसिबिलिटी माइक्रो लोन्स की विड्रॉ करके जो कोलैटरल की ज़रूरत है। जैसे लो इनकम बोरोअर्स है उनकी क्या होता है वो उनके पास पैसा नहीं होता ना उनका सिक्योरिटी होती, तो वो प्रेफर करते हैं लैंडर्स जो बाहर हैं उनको कुछ प्लेज कर देते हैं इंस्टेड ऑफ लिटिल वैल्यू फॉर द लैंडर्स, बट ये हाईली वैल्यूड होता है बोरोअर के लिए। इवन इफ लैंडर्स जो कोलैटरल लेते हैं वो लेवरेज देते हैं और उनको इंडाइस करा जाता है रीपेमेंट के लिए ताकि रिकवर करे लॉसेस का। लास्ट पॉइंट है सेकेंड लास्ट पॉइंट है इसका अब्लिवेट करता है आपका डिपेंडेंसी इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट। वही बात है कमिटी ऑन कॉम्प्रिहेंसिव फाइनेंशियल सर्विसेज जो स्मॉल बैंक्स और लो इनकम हाउस होल्ड है उन्हें रिकमेंड करा है कि हमें एम्फेसिस डालना चाहिए इनकम जनरेटिंग लोन्स पे जो ड्राइव करे बोरोअर्स को टुवर्ड्स एक्सपेंसिव इनफॉर्मल लोन्स जो फुलफिल करे इंटायर फाइनेंशियल नीड। तो हमें एक लिमिट लगानी पड़ेगी, मिनिमम 50% होना चाहिए लोन्स का जो कि इनकम जनरेशन पर्पज़ के लिए होना चाहिए, जहाँ पे प्रेजेंटली एप्लीकेबल है NBFC में और प्रपोज हो कि वो विड्रॉ भी हो सकता है। लास्ट पॉइंट है कि प्रिवेंट करना चाहिए ट्रिकलिंग डाउन ऑफ रिस्क। सेक्शन 8 जो है कंपनीज का वो डिपेंड करता है फंडिंग जो नीड आती है पब्लिक के फंड से, इसमें बोरिंग आती है बैंक से और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से। इसकी वजह से जो इंटरकनेक्शन है फाइनेंशियल इंटरमीडिएट वो एक रिस्क है जो आता है बिजनेस से और वो ट्रांसमिट हो सकता है किसी भी फाइनेंशियल सेक्टर में। इसी वजह से जो कंपनीज है उनके पास जो इसके पास एसेट 100 करोड़ से ज़्यादा है वो एग्जाम्प्टेड है RBI के रेगुलेशन से। कंक्लूजन की बात करें माइक्रो फाइनेंस अच्छे काम कर रही है और RBI आगे देख रहा है कि वो कैसे अपडेट करे रेगुलेटरी फ्रेमवर्क ताकि वो सिक्योर करे फाउंडेशन इस चीज़ का ताकि वो पॉवर्टी से लड़े। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो है अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। तो यहाँ पे रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर MOHUA ऑर्गेनाइज करा एक इवेंट जो कॉमोरेट करता है 6 years ऑफ 3 ट्रांसफॉर्मेटिव अर्बन मिशन, जिसमें आता है स्मार्ट सिटीज़ मिशन SCM, अटल मिशन फॉर अर्बन रिजेन्युएशन और मिशन फॉर अर्बन रिजेन्युएशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन जो है अमरूद, और प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन ये भी है। अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या है? अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन एक फॉर्म ऑफ सोशल ट्रांसफॉर्मेशन है जो ट्रेडिशनल रूरल सोसाइटी से आप मॉडर्न
अर्बन कम्युनिटी में आ रहे हो। और अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन एक स्ट्रेटेजिक एक्शन है जहाँ पे आप इम्प्रूव करते हो इकोनॉमिक, सोशल, फिजिकल, एनवायरमेंटल कंडीशन, और ये कोलैप्स होता है अर्बन एरियाज बाय कॉम्प्रिहेंसिव और इंटीग्रेटेड अप्रोच। फॉर एग्जांपल यहाँ पे पुणे का एग्जांपल दिया है जहाँ पे इंडिया का फर्स्ट वर्कर ओन्ड वेस्ट पिकर्स कोऑपरेटिव था जिसने हेल्प करा एक एफिशिएंट वेस्ट कलेक्शन सिस्टम, जिसकी वजह से बहुत सारे रेजिडेंट जो हैं उनकी तरफ पहुंचे और सिटीजन जो सिटी थे वहाँ के सिटीज़ जो पुणे की थी उनने एक इनकॉर्पोरेट करा इनफॉर्मल वर्कर्स को मॉडर्न इकोनॉमी में। तो अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन फॉलोइंग रीजन की वजह से होता है। पहला है पॉपुलेशन ग्रोथ, टाउन की पॉपुलेशन बढ़ जाती है, ग्रोथ रेट बढ़ जाती है। जैसे आप देख सकते हो 282 मिलियन से लेकर 590 मिलियन तक पहुंच गया नेक्स्ट 20 ईयर्स में। बाय 2050 तो पॉपुलेशन जो है अर्बन एरियाज की वो 66% पहुंच जाएगी। सेकंड है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से बहुत सारे लोग माइग्रेट करते हैं अर्बन एरियाज में ताकि उनको बेटर लाइवलीहुड मिले और अपॉर्चुनिटी मिले और डेवलपमेंट मिले बहुत ज़्यादा पब्लिक हेल्थ, एजुकेशन, ट्रांसपोर्ट और स्पोर्ट्स में। इसके अलावा इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करो तो इंडिया वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज़ है इन द वर्ल्ड, और इसका हाईएस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो लार्जली इसलिए आया क्योंकि टाउन्स और सिटीज़ बहुत ग्रो हो गए हैं। इंडियन सिटीज़ कंट्रीब्यूट करता है 70% इंडिया की जीडीपी ग्रोथ, जो कि 2030 तक होता है। ठीक है, ये प्रिडिक्टेबल है, मतलब ये डेटा प्रिडिक्टेबल है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन सिटीज़ को एक सेंट्रल स्टेज पर आता है जो एस्केलेट करता है चेंज टुवर्ड्स लोकल और ग्लोबल सस्टेनेबल रेजिलेंस, जो कि इंस्टाइन है 2030 के यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स SDG गोल्स। चैलेंजेस क्या है अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन में? पहला है 74th अमेंडमेंट एक्ट जो इम्प्लीमेंट होता है हाफ हार्टेडली बाय द स्टेट्स, जिनने फुल्ली एम्पावर्ड नहीं करा अर्बन लोकल बॉडीज़ को और फंक्शनली और फाइनेंशियली कर रहे हैं। इसके अलावा पब्लिक मोनोपोली, ऑर्गेनाइज इनएफिशिएंसी, टेक्निकल फ्लॉज है जो हाई लीकेज पे आते हैं, प्रिवेंशन मेंटेनेंस है, पूरा अकाउंटिंग है यहाँ पे, और लैक ऑफ ऑटोनॉमी है जो की वजह से क्या होता है कि यहाँ पे फेलियर आ जाता है पब्लिक सेक्टर में जो प्रोवाइड करते हैं एडुकेट सर्विस डिलीवरी। इसके अलावा स्टेट और नेशनल प्लानिंग इंस्टीट्यूशन ने आपका बहुत ज़्यादा लैग्ड है क्वालिफाइड प्लानिंग प्रोफेशनल, ये भी एक कंसर्न है। इसके अलावा यहाँ पे जो मॉडर्न प्लानिंग फ्रेमवर्क है वो भी नहीं है, डिसेंट्रलाइज प्लानिंग है जो लिमिट लगाता है इफेक्टिव लैंड यूटिलाइजेशन सिटीज़ में और ग्रोथ लाता है चेंजिंग नीड्स पे। इसके अलावा यहाँ पे जो ट्रेंड दिखा रहा है वो डिक्लाइन रेशो दिखा रहा है रेवेन्यू जनरेशन का, ULB। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पे रैपिड ग्रोथ आई है अर्बन पॉपुलेशन में जो कि नेचुरल माइग्रेशन वेज में आ रही है, और ये एक हैवी प्रेशर ला रहा है पब्लिक यूटिलिटीज़ में, जैसे हाउसिंग हो गया, सैनिटेशन हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, वाटर हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, एजुकेशन हो गया और बड़ी सारी चीज़। इन्वेस्टमेंट की वजह से जो लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट है अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर और कैपेसिटी बिल्डिंग में, यहाँ पे हाई इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं है इतनी ज़्यादा सिटीज़ में ही है सिर्फ, अगर है तो इंडियन सिटीज़ में जो कि सेंटर है, बट उसी वजह से इनइक्वालिटी भी ज़्यादा है, पुअर क्वालिटी ऑफ लाइफ भी है यहाँ पे। 2019 में दिल्ली और मुंबई का बात करूं तो यहाँ पे रैंक आया है 118 और 119, ठीक है, आउट ऑफ 140 सिटीज़ में जो की है आपका ग्लोबल लाइवेबिलिटी इंडेक्स में। इन्वायरमेंट की बात करें तो इन्वायरमेंट जो अर्बन अफेयर्स हैं, अर्बन एरियाज़ है, यहाँ पे हाई रिस्क है फ्लड से, अर्थक्वेक से, क्योंकि डेंसिटी है बहुत कम और ओवरक्राउडिंग है बहुत ज़्यादा। अर्बन एरियाज़ बहुत ज़्यादा हीट आइलैंड हो गए हैं, इसकी वजह से एयर और ग्राउंड वाटर पॉल्यूशन हो गया है, जिसकी वजह से पर्सिस्टेंट वाटर क्राइसिस आ रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पे एग्जांपल दिया है पोल्यूशन जो दिल्ली में हो रखा है, फ्लड्स आ रखे हैं मुंबई, चेन्नई, और इंडिकेट करते हैं पुअर अर्बन प्लानिंग और मैनेजमेंट। इसके अलावा सोशल की बात करें तो यहाँ पे बहुत सारे इश्यूज आ रहे हैं जो है लैक ऑफ रिसोर्सेज, ओवर क्राउडिंग, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, लैक ऑफ सोशल सर्विसेज, एजुकेशन हैबिटेट जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा सोशल प्रॉब्लम आती है। यहाँ पे क्राइम्स बहुत बढ़ता है, यहाँ पे वायलेंस बहुत है, ड्रग अब्यूज़ बहुत है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग बहुत है, सेक्सुअल असॉल्ट बहुत है, चाइल्ड लेबर बहुत है। स्टेप्स जिसकी वजह से गवर्नमेंट ओवरकम करती है इन चैलेंज को और प्रोग्रेस को यहाँ पे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। पहला मिशन है
PMAY अर्बन, ये एड्रेस करती है अर्बन हाउसिंग शॉर्टेज जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में है और जो मिडिल इनकम ग्रुप्स में है, और ये कैटेगरी स्लम डवेलपर्स की है, जो गवर्नमेंट ये इंश्योर कर रही है कि सबको पक्का हाउस मिल जाएगा 2022 तक। प्रोग्रेस कितनी है, ये रियलिटी है कि 1.12 करोड़ अभी सैंक्शन हो गया है और मोर देन 50 लाख हाउसेस कंप्लीट हुए हैं। फॉर द फर्स्ट टाइम जो इंटरेस्ट सब्सिडी थी होम लोन्स पे वो MIG को दी जाती है। एनुअल इनकम है अप टू 18 लाख, जो कि आता है क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम के अंडर। इसके अलावा कंपोनेंट की बात करें PMAYU, ये आता है, बहुत सारे इसमें चीज़ें आती है जैसे इंसाइटू स्लम रीडेवलपमेंट ISSR, क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम CLSS। नेक्स्ट पॉइंट है अफोर्डेबल हाउसिंग इन पार्टनरशिप AHP, और लास्ट है बेनिफिशियरी लेड इंडिविजुअल हाउस कंस्ट्रक्शन एनहांसमेंट BLC। ठीक है, तो फीचर्स आप देख सकते हो, वुमेन एम्पावरमेंट, बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ फॉर अर्बन पुअर, सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, एडिक्वेट एंड फिजिकल सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑल वेदर हाउसिंग यूनिट्स जिसमें वाटर, किचन, इलेक्ट्रिसिटी सब आते हैं। इसके अलावा आपका जो अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्स है ARHC, जो कि अर्बन माइग्रेंट्स और पुअर लॉन्च एज अ रिस्पॉन्स जो आता है रिवर्स माइग्रेशन, वो कोविड-19 की वजह से बढ़ गया है। इसके अलावा अमरूद की बात करें तो ये फर्स्ट फोकस करता है नेशनल वाटर मिशन पे, जो कि इंटीग्रेट करता है बेसिक फैसिलिटीज़ जैसे वाटर सप्लाई, सीवेज और बड़े सारी एम्यूनिटीज़। यहाँ पे 500 सिटीज़ है जो सिलेक्ट हुई है इसके अंडर। की फीचर्स की बात करें तो वाटर सप्लाई, पेडेस्ट्रियन नॉन मोटराइज पब्लिक ट्रांसपोर्ट, क्रिएट करता है, अपग्रेड करता है ग्रीन स्पेसेस, पार्क्स और रिक्रिएशन सेंटर्स, स्टॉर्म वेदर ड्रेन करता है, रिड्यूस करता है फ्लडिंग, सीवरेज फैसिलिटीज़ और स्टेपेज मैनेजमेंट यहाँ पे रहता है। यहाँ पे 105 लाख हाउस होल्ड वाटर टैप होते हैं, 78 लाख सीवेज कनेक्शन होते हैं जो प्रोवाइड हैं, 88 लाख स्ट्रीट लाइट है जो रिप्लेस कर रही है एनर्जी एफिशिएंट LED लाइट्स, जो कि अगेंस्ट है 101 लाख, जिसकी वजह से एनर्जी सेव बहुत ज़्यादा हो रहा है और रिडक्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है CO2 में। इसके अलावा टेरी जो है द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूशन, उसने 84.6 लाख टन कार्बन फुटप्रिंट रिड्यूस करा है अमरूद के अंदर। इसमें जितनी भी सारी सिटीज़ कवर्ड हुई है उनकी पॉपुलेशन है 1 लाख से अबव इस मिशन के अंडर जो कवर हो रही है। SCM की बात करें तो SCM प्रोवाइड करता है, प्रमोट करता है सिटीज़ को और प्रोवाइड करता है कोर इंफ्रास्ट्रक्चर, क्लीन सस्टेनेबल एनवायरनमेंट, जो कि होता है एप्लीकेशन ऑफ स्मार्ट नेटवर्क्स या स्मार्ट सोल्यूशन, जैसे स्मार्ट ग्रिड हो गया, स्मार्ट वाटर हो गया। इसमें 6 प्रिंसिपल आते हैं जो इन्फोग्राफिक में आप देख सकते हो। इन्फोग्राफिक ये है कम्युनिटी ऑफ कोर, जिसमें कम्युनिटी प्लानिंग जैसी चीज़ें आती हैं। सेकेंड है मोर फॉर्मलेस, जिसमें जनरेशन आती है, आउटकम्स आती हैं बड़े सारे रिसोर्सेज की, कि रिसोर्सेज कम लगे और एफिशिएंसी ज़्यादा है। थर्ड है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म और कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म, यहाँ पे सिटी सिलेक्ट होती है थ्रू कॉम्पिटिशन, फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं यहाँ पे, इम्प्लीमेंट प्रोजेक्ट की देते हैं। नेक्स्ट है आपका इंटीग्रेटेड इनोवेशन सस्टेनेबिलिटी, इनोवेट करते हैं मेथड्स और इंटीग्रेट करते हैं सस्टेनेबल सोल्यूशन। फिफ्थ है टेक्नोलॉजी जो मीन्स की तरह है, नॉट द गोल, ये केयरफुल सिलेक्शन होता है टेक्नोलॉजीज का जो रेलेवेंट है कॉन्टेक्स्ट ऑफ सिटीज़। इसके अलावा कन्वर्जेंस है जो सेक्टोरल और फाइनेंशियल कवरेज देता है। यहाँ पे आप देखो तो हमने सारा कवर कर लिया, बस जो बचा है वो प्रोग्रेस बचा है इसका। आई थिंक हमने इन्फोग्राफिक देख लिया है। 70 सिटीज़ आ रही हैं इसके अंदर, SCM के अंडर। ये डेवलप हुई है, ऑपरेशनलाइज होती है इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स, जो कि यूज़ होते हैं वॉशरूम की तरफ और कोविड मैनेजमेंट। स्मार्ट सोलर, स्मार्ट वाटर, वाइब्रेंट पब्लिक स्पेसेस जो है प्रोजेक्ट्स जो इसके अंडर आते हैं। 212 PPP प्रोजेक्ट जो हैं ग्राउंडेड है, कंप्लीट है स्टेज के अंदर। अदर मेजर्स क्या है जो लिए गए हैं मिशन के अलावा, यहाँ पे पहला है क्लाइमेट स्मार्ट सिटीज़ असेसमेंट फ्रेमवर्क CSCAF 2.0। ये एम करता है आपका फॉर्मुलेट करता है, इम्प्लीमेंट करता है, मॉनिटर करता है अर्बन क्लाइमेट एक्शंस को। इसके अलावा 2.0 CSCAF 2.0 रेफर करता है 28 डाइवर्स इंडिकेटर्स जो 5 सेक्टर्स में आते हैं। यहाँ पे इन्फोग्राफिक में देखो तो सेक्टर वाइज वेटेज है। सबसे ज़्यादा जो है 25% अर्बन प्लानिंग है और एनर्जी एंड ग्रीन बिल्डिंग है। उसके अलावा 20% है एयर क्वालिटी, 15 है वाटर मैनेजमेंट और वेस्ट मैनेजमेंट 15 है।
डेटा मैच्योरिटी असेसमेंट फ्रेमवर्क 2.0 ये हर साल होता है। स्मार्ट सिटी रैंक करती है अर्बन लोकल बॉडीज़ को, और वो इन्वेस्ट करते हैं डेवलपिंग और स्ट्रेंथन करते हैं ये डेटा इकोसिस्टम। इसके अलावा एसेस करते हैं डेटा रेडीनेस, जो 100 स्मार्ट सिटीज़ को देखते हैं। सिस्टमैटिक पिलर्स होते हैं जो अक्रॉस 5 कंपोनेंट्स भी देते हैं। इसके अलावा आईसीटी की बात करें तो आईसीटी इनिशिएटिव क्या है इसके अंडर, स्मार्ट सिटीज़ के अंडर पहला है IEEE मैच्योरिटी असेसमेंट फ्रेमवर्क। ये एक सेल्फ असेसमेंट टूल किट है जो डेवलप होता है, एक्सेस करता है मैच्योरिटी ऑफ इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स। एक की एक्सपेक्ट है इसका फंक्शनैलिटी का, टेक्नोलॉजी का, गवर्नेंस का, और एक सिटीजन स्टेक होल्डर एंगेजमेंट भी है। ये हेल्प करता है सिटीजन को कि आइडेंटिफाई करे एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट इन देयर ICC और डिलीवर करता है बेटर सर्विसेज सिटीजन को। स्मार्ट सिटी ICT स्टैंडर्ड क्या है, ये फैसिलिटेट करता है इंटर ऑपरेशनल बिटवीन प्रोडक्ट्स इन मल्टी वेंडर, मल्टी नेटवर्क और मल्टी सर्विस इन्वायरमेंट जो कि एग्जिस्ट करता है स्मार्ट सिटी में। इसके अलावा इंडियन स्मार्ट सिटी फेलो रिपोर्ट ये प्रमोट करता है यूथ लीडरशिप, आशा करता है वाइब्रेंट डिज़ाइन में। इसके अलावा टूलिप है द अर्बन लर्निंग इंटर्नशिप प्रोग्राम रिपोर्ट, ये कनेक्ट करता है ग्रेजुएट को ULB और स्मार्ट सिटीज़ पे, और उनको क्रिएट करता है नया सोल्यूशन जो सिटीज़ के लिए होते हैं। लॉन्च्ड होता है पार्टनरशिप विद ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन AICTE। इसके अलावा NIUA जो है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स जो है नॉलेजेबल प्रोडक्ट है इसका। सिटीज़ इसमें सबसे पहला आता है सिटी इन्वेस्टमेंट टू इनोवेट इंटीग्रेट एंड सस्टेन प्रोग्राम। ये लॉन्च हुआ था पार्टनरशिप विद फ्रेंच डेवलपमेंट एजेंसी और यूरोपियन यूनियन 2018 में। इसके अलावा ये ग्लोबल अप्रोच है, डेवलप करता है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोजेक्ट्स जो कि फर्दर स्ट्रेंथन करता है एजेंडा ऑफ सस्टेनेबिलिटी इनोवेशन है अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर में। सेकंड है आपका हैंडबुक है अर्बन स्टैटिस्टिक्स में, ये फर्स्ट ऑफ द काइंड डॉक्यूमेंट है, इसमें स्पेशल फोकस दिया है पर्सन्स विद डिसेबिलिटी इंडियन सिटीज़ में जो होता है। कैप्चर करता है डेटा रिलेटेड द नेचर एंड कॉज करता है डिसेबिलिटी को। सोशो इकोनॉमिक कंडीशन जो PWD का है उसका एक्सेस देता है वेरियस फिजिकल और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर पे। सिटी इनसाइड रिपोर्ट जो है यहाँ पे इन्वेस्टिगेट करती है अर्बनाइजेशन, जिसकी वजह से इंडियन सिटीज़ जो है, अगर लाइन्स की बात करो, मार्जिनाइज पॉपुलेशन, पर्सन्स विद डिसेबिलिटी और एल्डरली चाइल्ड, बिल्डिंग एक्सेसिबल सेफ इंक्लूसिव इंडियन सिटीज़ बेसिक प्रोग्राम भी है जो NIUA न्यू दिल्ली में भी है। NIUA ऑटोनॉमस बॉडी है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अर्बन अफेयर्स की, और ये आपका ब्रिज करती है गैप जो रिसर्च और प्रैक्टिस पे आता है। इसके अलावा क्या अप्रोच हो सकता है जो एस्केलेट करे अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन फ्यूचर पे। पहला है अर्बन गवर्नेंस, जहाँ पे सिटीज़ ग्रो कर सकती है बियॉन्ड म्यूनिसिपल बाउंड्रीज, और यहाँ पे एक फॉर्म्ड मेट्रोपॉलिटन अथॉरिटीज़ आती है जो क्लियरली डिफाइन करती है क्या रोल होना चाहिए, जो कि एसेंशियल हो सक्सेसफुल मैनेजमेंट जो लार्ज सिटीज़ का हो इंडिया में। इसके अलावा इंटीग्रेटेड प्लानिंग मैनेजमेंट है, यहाँ पे इंक्लूड करते हैं मार्जिनलाइज सेक्शन को, जो मतलब इंक्लूड करते हैं उनका रेजिडेंट, हेल्थ, वाटर, ट्रांसपोर्टेशन और अन्य सारे एमिनिटीज़ जो अफोर्डेबल प्राइस पर होते हैं। सेकेंड लास्ट है फाइनेंस, डेवोल्यूशन होता है पैसों का अर्बन फाइनेंसिंग में, और रिड्यूस करता है सिटी डिपेंडेंस सेंटर और स्टेट पे। यहाँ पे लास्ट है ट्रेंड ह्यूमन रिसोर्स होता है, स्पेशल नॉलेज दी जाती है, एक्सपर्टीज दी जाती है अर्बन प्लानिंग पे, अर्बन एरियाज पे, हिल स्टेशन, कोस्टल रीजन और अन्य सारे रीजन में। यहाँ पे नेक्स्ट न्यूज़ है टूरिज्म सेक्टर इंडिया में। मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने फॉर्मुलेट करा है बड़े सारे ड्राफ्ट नेशनल स्ट्रैटेजी रोड मैप जो डेवलपमेंट प्रमोशन की बात करते हैं टूरिज्म की। ओवरव्यू ऑफ टूरिज्म इंडिया की बात करें तो अगर बात करें वर्ल्ड ट्रैवल और टूरिज्म काउंसिल जो एक रैंकिंग वाला डेटा है, उसके हिसाब से इंडिया का रैंक 10th है अमंग 185 कंट्रीज इन टर्म्स ऑफ ट्रैवल और टूरिज्म जितना आता है 2019 का डेटा ये GDP में कितना आता है। कंट्रीब्यूशन 8% होता है टोटल एम्प्लॉयमेंट में फाइनेंशियल ईयर 20 का। अगर बात करूँ कंट्रीब्यूशन टू GDP तो 6.8% है टूरिज्म सेक्टर का टोटल इकोनॉमी में, 2019 का डेटा है। अगेन फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग जो टूरिज्म से आती है वो 30.6 बिलियन आती है 2019 में, और ये बहुत इंक्रीज हुआ है। इसके अलावा शेयर आया इंटरनेशनल टूरिज्म अराइवल में 1.23%, और लास्ट है टॉप सोर्स मार्केट जो है
फॉरेन टूरिस्ट अराइवल की वो 2019 की डेटा के हिसाब से बांग्लादेश, यूके, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यहाँ पे श्रीलंका, जर्मनी और रशिया भी है। इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म एक नोडल एजेंसी फॉर्मुलेट करती है नेशनल पॉलिसी प्रोग्राम्स जो डेवलप करती है, प्रमोट करती है टूरिज्म। मिनिस्ट्री बड़े सारे ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशन को भी होल्ड करती है, जैसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टूरिज्म एंड ट्रैवल मैनेजमेंट सेकेंड है, यहाँ पे नेशनल काउंसिल फॉर होटल मैनेजमेंट भी है, और यहाँ पे आपका केटरिंग टेक्नोलॉजी भी है NCHMCT, और बड़े सारे अन्य इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट IHM, इंडियन कुलिनरी इंस्टीट्यूशन ये भी है। नेक्स्ट पॉइंट है इंडियन टूरिज्म डेवलपमेंट कोऑपरेशन है, एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जो कि इंचार्ज है इसका मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म का। यहाँ पे रिसेंट इनिशिएटिव क्या है जो प्रमोट करते हैं टूरिज्म का? पहला है वीज़ा फैसिलिटीज़ जो कि एक्सटेंड कर दिया है 169 कंट्रीज़ को, जिसमें 5 सब कैटेगरीज आती है: टूरिज्म वीज़ा, बिजनेस वीज़ा, मेडिकल वीज़ा, मेडिकल अटेंडेंट वीज़ा, कॉन्फ्रेंस वीज़ा। ट्रिपल एंट्री परमिट है मेडिकल वीज़ा पे और मेडिकल अटेंडेंट वीज़ा पे। मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने 2 मेजर स्कीम लाई है डेवलपमेंट की, टूरिज्म की, और इसमें हिस्टोरिकल प्लेसेस और हेरिटेज सिटीज़ आती हैं। पहला है स्वदेश दर्शन है जो इंटीग्रेट डेवलपमेंट थीम बेस्ड टूरिस्ट सर्किट्स पे आता है। इस स्कीम के अंडर 15 थीमेटिक सर्किट्स आते हैं जो आइडेंटिफाइड है डेवलपमेंट के। यहाँ पे नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया सर्किट है, बुद्धिस्ट सर्किट है और अन्य सर्किट है जो आप देख सकते हो: कृष्णा सर्किट, डेजर्ट सर्किट, इको सर्किट, वाइल्ड लाइफ सर्किट। प्रसाद स्कीम है यहाँ पे जिसका फुल फॉर्म है पिलग्रिमेज रिजुवेनेशन एंड स्पिरिचुअल हेरिटेज आर्गुमेंटेशन ड्राइव। इस स्कीम के अंडर 51 साइट्स है जो आइडेंटिफाइड है और एट प्रेजेंट 28 साइट्स जो स्टेट्स है वो डेवलपमेंट कर रहे हैं इसका। मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने आइडेंटिफाई करे 17 आइकॉनिक साइट्स जो कंट्री में है डेवलपमेंट अंदर आइकॉनिक टूरिस्ट साइट्स डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के अंदर आते हैं। इसके अलावा इनक्रेडिबल इंडिया 2.0 कैंपेन है टूरिज्म मिनिस्ट्री का जो कि शिफ्ट करता है जेनेरिक प्रमोशन और ये अंडरटेक करता है अक्रॉस द वर्ल्ड, जो क्रिएट करता है मार्केट स्पेसिफिक प्रमोशनल प्लान्स और कंटेंट क्रिएशन। नेक्स्ट है अंडर RCS उड़ान 3 कनेक्टिविटी जो फ्यूचर इम्प्रूव्ड है, वहाँ पे 46 टूरिज्म रूट्स आते हैं जो बेटर कनेक्टिविटी की बात करते हैं, जिसमें टूरिज्म प्लेसेस आते हैं, टूरिस्ट प्लेसेस आते हैं। रिसेंटली सेंटर ने अनाउंस करा है फ्री वीज़ास 5 लाख टूरिस्ट का और एक लोन गारंटी स्कीम है जो सपोर्ट करती है टूरिस्ट ऑपरेटर्स को और टूरिस्ट गाइड्स को, जहाँ पे बिजनेस जो है डिस्टर्ब हो गया था कोविड-19 की वजह से। लास्ट पॉइंट है रिकग्नाइज करता है इमेंस पोटेंशियल जो टूरिज्म सेक्टर की है। मिनिस्ट्री ने एक ड्राफ्ट नेशनल स्ट्रैटेजी एंड रोड मैप दिया है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, सस्टेनेबल टूरिज्म का, जिसके साथ आपका स्ट्रैटेजी भी आती है, रोड मैप भी आता है और डेवलप करता है नीच एरिया टूरिज्म का। नेक्स्ट पॉइंट है ड्राफ्ट नेशनल स्ट्रैटेजी एंड रोड मैप फॉर सस्टेनेबल टूरिज्म। यहाँ पे सस्टेनेबल टूरिज्म की बात करूँ तो टूरिज्म बड़े सारी चीज़ों को अकाउंट में लेता है, जैसे करंट और फ्यूचर इकोनॉमिक, सोशल, इन्वायरमेंट इम्पैक्ट ये एम करता है और इसके बहुत सारे नीड है विजिटर्स के, इंडस्ट्रीज़ के, इन्वायरमेंट और होस्ट कम्युनिटीज़ के। एम क्या है? सस्टेनेबल टूरिज्म है जिसमें इकोनॉमिक वायबिलिटी आती है होस्ट डेस्टिनेशन की, लोकल प्रॉस्पेरिटी आती है, सोशल इक्वलिटी आती है, एम्प्लॉयमेंट इक्वालिटी आती है और यहाँ पे कम्युनिटी वेलफेयर आता है, कल्चरल रिचनेस आता है, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी आती है, बड़े सारी चीज़ें आती हैं। टूरिज्म इंक्लूड है एज अ टारगेट इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 8, 12, 14। एक इंक्लूसिव और सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ है, सस्टेनेबल कंजम्पशन प्रोडक्शन है, सस्टेनेबल यूज ऑफ ओशन और मरीन रिसोर्सेज है रिस्पेक्टिवली। टूरिज्म जो पोटेंशियल है कंट्रीब्यूट करता है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑल SDG एज पर यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। सस्टेनेबल टूरिज्म जो फॉलो करता है 3 बेसिक प्रिंसिपल करता है, जिसमें आता है पहला ये इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, ये ऑप्टिमल यूज़ करता है इन्वायरमेंटल रिसोर्सेज का, जो कि एक की एलिमेंट लाता है टूरिज्म डेवलपमेंट में। मेंटेनिंग एसेंशियल इकोलॉजिकल प्रोसेस हेल्प करता है, कंजर्व करता है नेचुरल हेरिटेज और बायोडाइवर्सिटी को। सेकंड है ये रिस्पेक्ट करता है सोशल कल्चर ऑथेंटिसिटी जो होस्ट कम्युनिटीज़ की होती है, कंजर्व करता है बिल्ट और लिविंग करता है आपका कल्चर हेरिटेज, ट्रेडिशनल वैल्यूज़ को भी बढ़ाता है, कंट्रीब्यूट करता है इंटर कल्चरल अंडरस्टैंडिंग और टॉलरेंस का। थर्ड है इकोनॉमिक
सस्टेनेबिलिटी, ये इंश्योर करता है वायबिलिटी, लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ऑपरेशन, प्रोवाइड करता है सोशल इकोनॉमिक बेनिफिट जितने भी स्टेक होल्डर्स है, और डिस्ट्रीब्यूट करता है जिसमें स्टेबल एम्प्लॉयमेंट भी आता है, इनकम अर्निंग अपॉर्चुनिटी आती है, सोशल सर्विसेज आती है, और होस्ट कम्युनिटीज़ की आती है, कंट्रीब्यूट करता है पॉवर्टी एलिवेशन पे। Why a national strategy and roadmap for sustainable tourism? इंक्लूसिव कम्युनिटी डेवलपमेंट जो है टूरिज्म एक की ड्राइवर है इंक्लूसिव कम्युनिटी डेवलपमेंट का। ये कंट्रीब्यूट करता है रेजिलेंस, इंक्लूसिविटी और एम्पावर करता है, सेफगार्ड करता है नेशनल कल्चर रिसोर्सेज का। इंडिया का रैंक की बात करूँ तो पुअर है सस्टेनेबिलिटी में, 96 पोजीशन है एडवेंचर टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2020। एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स के हिसाब से 2019 का उसमें 128 पोजीशन है। तो ये इम्पोर्टेंट कुछ चीज़ है। इसके अलावा स्ट्रैटेजी जो फोकस करती है एडवेंचर पे और इको टूरिज्म पे, उन्हें प्रिपेयर करा है मेन स्ट्रीम सस्टेनेबिलिटी, और ये इंडियन टूरिज्म सेक्टर में पोटेंशियल इको टूरिज्म है, एक पावरफुल टूल है जो कंजर्व करता है फॉरेस्ट, बायोडाइवर्सिटी, वाइल्ड लाइफ और बड़े सारे लैंडस्केप को। फास्टेस्ट ग्रोइंग सेगमेंट है ट्रैवल का, टूरिज्म का। इसके अलावा पोटेंशियल एडवेंचर टूरिज्म अट्रैक्ट करता है विजिटर्स को आउटसाइड ऑफ पीक सीजन, हाईलाइट करता है नेशनल कल्चरल वैल्यूज डेस्टिनेशन का, अट्रैक्ट करता है हाई वैल्यू कस्टमर्स को। इसके अलावा कोविड-19 क्राइसिस में एक वाटरशेड मूवमेंट आया जो अलाइन करता है एफर्ट्स ऑफ सस्टेनिंग लाइवलीहुड, डिपेंड करता है टूरिज्म और एसटीजी गोल पे। इसके अलावा स्टेप्स क्या क्या लिए गए हैं सस्टेनेबल टूरिज्म पे, ये जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। पहला है स्पेशल फोकस करा है, प्रमोट करता है इनक्रेडिबल इंडिया का जो ब्रांड है बड़े सारे टूरिज्म पे, मेजर सिटीज़ पे और हेरिटेज अट्रैक्ट्स, और ऑल्सो रूरल इंडिया जो है उसको भी बढ़ाता है ये। सेकेंड है इंस्टीट्यूलाइज करता है यहाँ पे ग्लोबल सस्टेनेबल टूरिज्म काउंसिल को, GSTC 2010 में ये आया था। इंडिया ने अडॉप्ट किया था GSTC क्राइटेरिया सस्टेनेबल टूरिज्म इंडियन कॉन्टेक्स्ट में। मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने लॉन्च करा सस्टेनेबल टूरिज्म क्राइटेरिया इंडिया के लिए। इसका एम है प्रमोट करता है, ये इंश्योर करता है एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी और सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस टूरिज्म इंडस्ट्री में। नेक्स्ट पॉइंट है गाइडलाइंस क्लासिफाई करता है होटल को बड़े सारे कैटेगरीज में, जो होटल को रिक्वायर्ड है कि उनको इनकोऑपरेट करना पड़ेगा जितने भी इको फ्रेंडली मेजर्स है, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम है, वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम है। इसके अलावा मिनिस्ट्री ने प्रिस्क्राइब करा है आर्किटेक्चर होटल बिल्डिंग का हिली और इकोलॉजिकली फ्रेजाइल एरिया में जो कि सस्टेनेबल हो और एनर्जी एफिशिएंट हो। इसके अलावा टूर ऑपरेटिव्स या ऑपरेशंस जो है अप्रूव्ड होता है मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के अंडर, जो कि एक प्लेज साइन करते हैं कमिटमेंट टुवर्ड्स सेफ एंड ऑनरेबल टूरिज्म, सस्टेनेबल टूरिज्म। की ड्राफ्ट क्या है इसका ये समझ लेते हैं हम। एम इसका ये है, पहला है ये मेन स्ट्रीम सस्टेनेबल टूरिज्म डेवलपमेंट में देखता है, इम्प्रूव करता है अट्रैक्टिवनेस और कॉम्पिटिटिवनेस इंडिया का। डेस्टिनेशन इको टूरिज्म और एडवेंचर टूरिज्म का रहता है। स्ट्रैटेजिक पिलर्स क्या है जो आइडेंटिफाइड है, पहला है सर्टिफिकेशन होता है स्कीम फॉर सस्टेनेबल टूरिज्म का, ये सस्टेनेबल टूरिज्म क्राइटेरिया इंडिया का है। सर्टिफिकेशन स्कीम है 4 मेजर जो टूर ऑपरेटिव्स का है, गाइड्स का और अन्य सर्विस प्रोवाइडर्स का है। इसके अलावा इंफॉर्मेशन एजुकेशन कम्युनिकेशन कैंपेन है, क्रिएट करता है अवेयरनेस अंडरस्टैंडिंग करता है और एक्सेप्टेंस होती है सस्टेनेबल टूरिज्म की। नेक्स्ट पॉइंट है कैपेसिटी बिल्डिंग होती है फील्ड फंक्शनरीज की, कंजर्वेशन एजेंसीज की। इसके अलावा रैंकिंग करता है स्टेट्स का ताकि वो फोस्टर करे कॉम्पिटिटिवनेस। नेक्स्ट पॉइंट है मार्केटिंग करता है, प्रमोशन करता है, क्रिएट करता है एक सब ब्रांड एडवेंचर टूरिज्म का और इको टूरिज्म का। नेक्स्ट पॉइंट है सेफ्टी और स्टैंडर्ड्स पे बात करता है, रेगुलेशन की बात करता है, जो 15 लैंड बेस्ड, 7 एयर बेस्ड और 7 वाटर बेस्ड चीज़ों की बात करता है। नेक्स्ट है हर स्टेट आइडेंटिफाई करेगा एडवेंचर डेस्टिनेशन लैंड एयर वाटर पे, सॉफ्ट हार्ड और जो भी कैटेगरी आती है। नेक्स्ट है कि प्राइवेट सेक्टर पार्टनरशिप भी रहेगी यहाँ पे मार्केटिंग, प्रोडक्ट एक्सपीरियंस में और क्वालिटी में। स्टेट गवर्नमेंट डिज़ाइन करेगी कुछ एरियाज प्राइवेट सेक्टर ऑपरेटर्स की, जिसका नाम है इको टूरिज्म, जहाँ पे डेवलपमेंट और कंजर्वेशन दोनों हो। ओनर्स फार्म लैंड के अर्जन करेंगे फॉरेस्ट का और इंकरेज करेगा कि अडॉप्ट करे इको टूरिज्म का। नेक्स्ट है होम स्टे और कम्युनिटी लॉज भी यहाँ पे
इनको इंसेंटिव मिलेगा। और मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने एक प्रिपेयर करा है जिसका नाम है नेशनल प्लान फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्ट्रैटेजी। ये बनाएगा नेशनल बोर्ड ऑफ सस्टेनेबल टूरिज्म, जो कि सेक्रेटरी देखेगा और ये स्ट्रेंथन करेगा इकोसिस्टम जो डेवलपमेंट और सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे काम करेगा। अगर आपको सोशल मीडिया में कनेक्ट होना है मेरे साथ, तो आप इंस्टाग्राम पे ये यूपीएससी डाइजेस्ट विद राहुल पे आप फॉलो अप कर सकते हो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन पे है। अगेन टेलीग्राम का भी लिंक डिस्क्रिप्शन पे है, आप सीधा लिंक से कनेक्ट हो जाओगे और आपको अपडेट्स आती रहेंगी।